नमस्कार साथियों, मैं सर रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज इस गुफ्तगू विश्लेषण के कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश बने, इसके लिए हमारी सरकार, हमारा शासन लगातार प्रयासरत है और यह बेसिक शिक्षा के माध्यम से पूरे भारत में अपना एक पताका फहराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी में एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में कुछ नई नियुक्तियां हमारे विभाग में की गई बेसिक शिक्षा परिषद में। उसी में से हमारे कैसरगंज ब्लॉक से चयनित एआरपी श्री अरविंद जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इन्होंने इसमें जुड़ करके एक शिक्षा में अलग जगह लाने का प्रयास किया है, अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार से शिक्षा को एक उच्च स्तर तक पहुंचाया जाए और लगातार इसमें सुधार किए जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में शिक्षा के माध्यम में प्रतिनिधित्व कर सके पूरे देश का। तो मैं चाहूँगा कि सर अपने बारे में कुछ हमें बताएं और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अपने अनुभव साझा करें। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम अरविंद शर्मा है। मैं विकासखंड कैसरगंज के एक सुदूर विद्यालय में, जो कि नदी के नज़दीक पड़ता है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मल्लाहनपुर, जहाँ मैं शिक्षक था। मूलतः मेरी पोस्टिंग जनपद झांसी में हुई थी। बहुत सारे साथियों को यह रहता है कि हाँ, कैसा स्थिति होगी वहाँ पे, क्या परिवेश होगा। बुंदेलखंड के बारे में बहुत सी तरीकों की लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन हमें बहुत प्यार मिला बुंदेलखंड से। आज भी अगर वहाँ से किसी प्रकार का कोई निमंत्रण मिलता है तो सहर्ष हम जाते हैं, सब परिवार वहाँ सम्मिलित होते हैं। 6.5 साल हमने वहाँ सेवा दी और मेरी पहली पोस्टिंग प्राथमिक विद्यालय मल्लाहनपुर, वहाँ चंद्रपुरा में हमारी हुई थी 13 दिसंबर 2010 को। उस गांव से भी हमें अपार स्नेह मिला, बच्चों का बहुत सारा प्यार मिला। कुछ चीज़ें हमने विद्यालय में नई करने की कोशिश की और कुछ हमने खुद वहाँ से सीखी। हमारा प्रमोशन भी वहीं पर हुआ, जिसमें 16 मई 2015 को हमें प्रधानाध्यापक के रूप में गुरसराय ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मड़ैयनपुरा में नियुक्ति जिला विशिष्टाधिकारी द्वारा दी गई। हमने वहाँ पर भी 1 वर्ष कार्य किया और अगस्त 16 में राज्य सरकार द्वारा हमारा अंतरजनपदीय स्थानांतरण किया गया। ये तो आपका इस विभाग में प्रारंभिक योगदान रहा जो आपने शुरुआत की। मैं वर्तमान की बात करता हूँ। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा कि यदि हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो वह एजुकेशनल मामले में बड़े बैकग्राउंड हो, लेकिन जिस प्रकार की वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है वो तो आपने अनुभव किया होगा, वो बिल्कुल अद्वितीय है, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में। बुंदेलखंड की जो हम सबसे पहले बात करेंगे भाषा की, बहुत मीठी भाषा लगती है। छोटे छोटे बच्चे जो अपनी बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं आपस में तो भाषा बहुत प्यारी लगती है और एक जुड़ाव पैदा करती है। जैसे आप अवधी या अगर आप गोरखपुर साइड में चले जाएं तो जो भाषा बोली जाती है उसमें एक अलग ही मिठास होती है। जी जी, बलिया साइड, पूरा बलिया साइड, भोजपुरी बेल्ट है, भोजपुरी बेल्ट में। और ये हमारा व्यक्तिगत मानना है, जरूरी नहीं कि जो हमें पसंद है वो सबको पसंद है। नहीं, ये तो सबकी अपनी चॉइस होती है। और तीसरी चीज जो हमें वहाँ पे एक पॉजिटिविटी नजर आई, लोगों के मन में एक उत्साह है, काम करने के साधन नहीं है उनके पास, लेकिन उत्साह है उनके अंदर काम करने का। कई बार हमने देखा, चूंकि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ पे, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बामौर और गुरसराय 2 ब्लॉक पानी की कमी से जूझ रहे हैं, पीने के पानी की समस्या है। जो स्थिति वहाँ पानी की है, उसके बाद भी पानी के लिए कहीं संघर्ष नहीं है, लोग एक दूसरे का सहयोग करके पूरा करते हैं। पीने के पानी की ये स्थिति है कि पीने भर का पानी मिलेगा, बाकी टैंकर से पानी की व्यवस्था होगी। उसके बाद भी अगर किसी के घर में, किसी के बोर में पानी उपलब्ध है तो वो दूसरे को पानी देने में हिचकता नहीं है। सहज और एक दूसरे की स्वीकार। हाँ, एक ऐसी चीज कि हाँ ठीक है, ये कम है तो हम इसको मिल बांट के करेंगे। ये नहीं कि हाँ हमारे पास है, जैसा कि कई धारावाहिकों में दिखाया गया कि पानी के लिए वहाँ के साहूकार लोग अन्यत्र यूज करते हैं, लोगों का नाजायज प्रयोग करते हैं। ऐसा मुझे नहीं दिखा वहाँ पे। ये टीवी धारावाहिक अच्छा, ये बात बताएं, आप वहाँ से निकल करके अपने मूल जनपद में या फिर गृह जनपद में आ गए, तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस पाते हैं यहाँ वहाँ में, या फिर एजुकेशनल जो डिफरेंस पाते हैं, उस पर आपकी क्या राय है?
वहाँ पे स्कूल नज़दीक नहीं है। बुंदेलखंड में काफ़ी दूर दूर गांव हैं, जनघनत्व भी तो जनसंख्या घनत्व कम है, और परिणाम स्वरूप ये है कि विद्यालय दूर होने के कारण जो बालिका शिक्षा है वो प्रभावित है वहाँ पे। और यहाँ चूँकि विद्यालय पास में है, हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो हम शिक्षित होने की बात करते हैं, और शिक्षित होने में यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था गांव में है तो कहीं ना कहीं हमारे छात्रों को शिक्षित तो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उसके बाद कक्षा 8 के बाद अगर समस्या आती है, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा इतना योग्य तो हो ही जाता है कि वो अपने बारे में सही गलत का फैसला कर सकता है, लेकिन वहाँ पर कक्षा 8 तक की भी समस्या है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा आजकल जो शिक्षा में लगातार सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा, उससे जुड़े हुए सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके मन में एआरपी बनने का सोच या विचार कब आया? जब राज्य सरकार द्वारा एआरपी के लिए विज्ञप्ति जारी की गई तो जो उद्देश्य सरकार का था, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो धरातल पर आते आते बहुत विपरीत असर डालती हैं। इम्प्लीमेंटेशन उनका इतना बुरा होता है कि जनता तक जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच सकता है। तो हमने ये तय किया कि क्यों ना हम भी इस बीच की कड़ी बने, लोगों तक अगर कुछ पहुंचाने का प्रयास करें और ये देखें कि क्या सही चीज डिलीवर की जा सकती है या नहीं। और हमने ये देखा कि अगर करने का मौका मिले तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो एआरपी के रूप में आप किस प्रकार का योगदान विद्यालयों के शिक्षा के उन्नयन में करते हैं? जब हम विद्यालय जाते हैं तो मुख्यतः जो हमारा काम है वो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का है। कहीं पर भी निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, हम विद्यालय का हमारा जो मेन मोटो है कि विद्यालय की जो समस्याएं हैं, पढ़ाने की जो शैली है, बच्चों की समझ है, हम उसमें कितना सहयोग कर सकते हैं। जो हमारे एसपीडी सर हैं उनका हमेशा से ये सोचना रहा कि जो दंड का प्राविधान है इससे सुधार संभव नहीं है, नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो सही नहीं है। अगर हम सहयोग करें व्यक्ति का, जैसे अभी तक हमारी जो बेसिक शिक्षा, या हम ये कह सकते हैं निसंकोच, ये थोड़ा सा कड़वा सच हम बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जो हमारा पर्यवेक्षण होता था वो पर्यवेक्षण हमेशा से हमारी कमियां खोजने के लिए हुआ। कभी शिक्षक को ये नहीं बताया गया कि इस कमी को आप कैसे सुधार सकते हैं, हाउ टू रिमूव दी प्रॉब्लम्स। अगर विद्यालय में बच्चे कम हैं तो वेतन रोक दिया गया कि उपस्थिति कम है, लेकिन किसी अधिकारी द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं बताया गया कि आप कैसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ सकते हैं। और महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक नया पद सृजन करने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को भी बधाई देना चाहूंगा, और खासकर जो हमारे एसपीडी सर की सोच है कि उन्होंने एक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की बात की कि दंड से हम किसी चीज को सुधार नहीं सकते, जो कि अब तक होता आ रहा है। और पिछले 20 वर्षों से जो बेसिक शिक्षा की दुर्गति हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं दंड का विधान ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा शिक्षक हमेशा इस चीज में लगा रहता था कि अपनी नौकरी सुरक्षित रहे, पढ़ाने पर तो उसका ध्यान ही नहीं हो पाता था। हमेशा एक भय का वातावरण हमेशा बना रहा। और जो मौजूदा प्रबंध तंत्र है, क्योंकि शिक्षा के मामले में मेरा ये मानना है कि शिक्षा सहयोग मांगती है, सकारात्मक सोच मांगती है। शिक्षा में हमें थोड़ी सी बात में कोट करना चाहूंगा इसमें डॉक्टर कुमार विश्वास की। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मिनिस्टर को ये लग जाए कि जो यूनिवर्सिटी का वीसी है वो मेरा नौकर है, तो उस दिन से शिक्षा व्यवस्था का अंत शुरू हो जाएगा। और जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें रही, उन्होंने कहीं ना कहीं शिक्षक को नौकर ही माना और उसी तरीके से दंड प्रक्रिया अपनाई। इस चीज का अनुभव हर शिक्षक करता है। आप प्रबंधन के लिए, प्रशासन के लिए नहीं है। जो भी हमारी अपलाइन है, वो हमारा बीओ, हमारा 3-4 साल में हमने भी अनुभव किया है कि यहाँ प्रबंधन का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रशासन का कॉन्सेप्ट है। जो एआरपी की पद्धति लाई गई वो प्रबंधन के लिए लाई गई, प्रशासन के लिए नहीं लाई गई। अच्छा, एक जो सरकार ने मिशन प्रेरणा लॉन्च किया है कि मिशन प्रेरणा के माध्यम से उन्हें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें और बताएं कि जिससे कि एक आम दर्शक जो इसके बच्चे बेसिक में नहीं पढ़ते हैं वह ये जान सके कि आखिर बेसिक शिक्षा में कौन से बदलाव हो रहे हैं या कौन सी नई योजनाएं लाई जा रही है जो उनके बच्चों के लिए या फिर ऐसा तबका जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है उस तक वो पहुँच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी जो भी इस यूट्यूब के माध्यम से जो भी मेरा इंटरव्यू देखे, मैं
अनुरोध करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को विद्यालय की तरफ लेके आए। आज जो बेसिक में खासकर टीचर हैं वो वेल एजुकेटेड हैं। वो अभी तक टीटी की व्यवस्था थी, उसके बाद एक सुपर टेट की व्यवस्था लागू की गई। वेल क्वालिफाइड टीचर आ रहे हैं। समस्या आती है बच्चों के आने की। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गार्जियन को उत्तरदायी बनाना चाहूँगा कि गार्जियन का दायित्व शिक्षा के दो पहलू नहीं है कि शिक्षक और शिक्षार्थी, यहाँ अभिभावक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कल्पना करिए कि अगर हमारा शिक्षक गांव में बच्चों को बुलाने जाएगा तो अगर 10 बच्चे विद्यालय में बैठे हैं तो उनका समय बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर सरकार द्वारा आपने मिशन प्रेरणा की बात की। मिशन प्रेरणा में एक टास्क दिया गया कि हमें ये पूरा ही करना है, लक्ष्य। अभी तक की क्या व्यवस्था रही कि आप परीक्षा देंगे तो आप पास होंगे, नहीं परीक्षा देंगे तो आप पास होंगे। हाँ, ये कल्पना करिए कि अगर हम डिटेंशन पॉलिसी जो चल रही थी, अगर ये कह दिया जाए कि आपको स्कूल जाएंगे तो भी सैलरी मिलेगी और अगर नहीं जाएंगे तब भी सैलरी मिलेगी, मानव स्वभाव तो मानव स्वभाव है कि हम न जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल सर। महत्वाकांक्षाएं हमेशा हावी होती। जब हमारा एक स्कूल रेगुलर स्कूल आने वाला बच्चा देखता है कि हाँ हमें 90% नंबर मिला है, लेकिन गुरुजी की मजबूरी है कि 70% उसको भी देंगे जो एक भी दिन नहीं आया, तो इससे बच्चों का मनोबल गिरता है। शासन ने हमें एक टास्क दिया, एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर ब्लॉक की कार्य योजना बनी। विकासखंड कैसरगंज की लगभग 35 बिंदु की कार्य योजना है, जिसमें यह लक्ष्य दिया गया कि 22 मार्च 2022 तक एनी हाउ हमें मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी को ये अधिकृत किया गया कि आप अपने ब्लॉक का हमें प्लान दीजिए बना करके, प्रत्येक ब्लॉक से। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो हम लोगों को सम्मिलित करते हुए जो कार्य योजना बनाई गई, वो कार्य योजना ये बनाई गई कि हम दिसंबर 2021 में मिशन प्रेरणा का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और ये हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि परियोजना द्वारा सर्वाधिक अंक प्रदान किए गए कैसरगंज ब्लॉक। ये हमें भी खूब इस बात की जानकारी हुई, इसलिए सर मैं पूरे कैसरगंज ब्लॉक के शिक्षकों को, यहाँ के बीओ महोदय को और साथ साथ पूरी टीम एआरपी को इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों का परिश्रम मेहनत लगातार लगी रहे। हमें जिले में नहीं पूरे प्रदेश में फर्स्ट आना, ये हमारी सोच होनी चाहिए। अब उस प्रक्रिया के तहत ये कि दैवीय आपदा मान लीजिए या सामाजिक परिस्थितियां की कोविड-19 के कारण हमारा लगभग 6 महीने का समय व्यर्थ हो गया, हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि जो ऑनलाइन शिक्षण है वो कहीं ना कहीं बेसिक में प्रभावी नहीं है। हमारे अभिभावक इतना सक्षम नहीं है कि वो मोबाइल और प्लस डाटा कार्ड की व्यवस्था कर सके। ये बीच में एक जुमला चला था या फिर जोक चला था, डाटा आटा में आपका जो हमारा गार्जियन किसे चुनेगा, डाटा चुनेगा कि आटा चुनेगा? वहाँ आटा पहली प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता में जीवन जीने की, उसके बाद की जरूरतें हैं। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं मिशन प्रेरणा को झटका तो लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि अगर हमने 1.5 वर्ष का किसी 18 महीने समय रखा और हमारे 6 महीने चले गए तो 1/3 लॉस कर रहे हैं। उसकी भरपाई के लिए हमें आज भी हम कृत संकल्पित हैं कि हम 21 तक इसको पूरा करेंगे। हमें जो कैसरगंज के हमारे शिक्षक साथी हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है, बहुत मेहनती हैं, रेगुलर टीचर हैं। इस स्थिति में हमें पूरा यकीन है कि हम उस कार्य को जरूर एक निश्चित रूप से लक्ष्य में हम अपनी गति 3 गुना कर देंगे, अपनी गति बढ़ाएंगे और उसको पूरा करेंगे। एक प्रश्न मेरा आपसे था यह कि जो एक शिक्षक की शिकायत होती है कि प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, जैसा कि आपने वार्ता के दौरान कहा, तो उसके बीच एक सामंजस्य स्थापित हो शिक्षा और प्रशासन के बीच, तो कहीं नहीं आप भी उस कड़ी के एक हिस्सा हैं, उसके रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रशासन का डर शिक्षकों में बना हुआ रहता है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करिए। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर लें तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, जो हमारे इस समय, उनमें कायाकल्प के बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, विभिन्न प्रकार के नए अवस्थापनिक संरचनाएं बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो उसका एक सकारात्मक प्रयोग कैसे किया जा सकता है? शिक्षक, क्योंकि आप एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं, तो आप एक संदेश के माध्यम से हमें शिक्षकों को क्या बताना चाहेंगे कि वो अवस्थापनाओं का उन इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग कर सकें? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी सरकारें नहीं, मुझे कर्मचारी होने के नाते शायद ये भाषा थोड़ी सी राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन सत्य है, मैं कहूँगा जो भी हमारी पूर्ववर्ती सरकारें रही उन्होंने शिक्षा
पर उस तरीके से बे नहीं किया जैसे होना चाहिए। आप परिकल्पना करिए कि हम 5 क्लास के लिए 2 कक्षा का बिल्डिंग देते हैं, 5 क्लास हम कैसे चलाएंगे उसमें, और वो भी 2 कक्षा कक्ष के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, विद्यालय रखरखाव के लिए हम पूरे वर्ष में 5,000 रुपए देते हैं। क्या उस भवन का रखरखाव संभव है? मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि उनको भी बड़ी शिकायतें होती हैं प्राथमिक शिक्षकों को लेकर के कि व्यवस्था सही नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से आप समझ लीजिए कि एक शिक्षक को 5,000 रुपए अब से पहले दिए जाते थे पूरे मेंटेनेंस के लिए। पूरे मेंटेनेंस का हमें 5,000 दिया जाता है। उसके बाद भी अगर कभी कोई बात आती है, कभी कोई अतिरिक्त व्यय आ जाता है, तो हमारा प्रशासन कहता है कि उसी में से कर लीजिए। तो 5,000 में से हम कितना काम करेंगे? अगर हमारी कुर्सी टूट गई हमारे बच्चों के लिए, उसी 5,000 में से हमें बच्चों के लिए चटाई भी क्रय करनी है, उसी से हमें चाक डस्टर भी लेना है, उसी से हमें फर्नीचर भी विद्यालय का क्रय करना है, साफ सफाई भी करानी है। नहीं, रगाई पुताई का अलग आता था, रगाई पुताई का अलग आता था। ये भवन में इसके लिए आता था जो आपका जो विद्यालय की अन्य व्यवस्थाएं हैं। रगाई पुताई का 5,000 से 7,000 तक अलग अलग आता। 7,000 पूर्व माध्यमिक में और 5,000, क्योंकि पूर्व माध्यमिक में 4 कमरे होते थे और इसमें 2 कमरे होते थे, तो उसमें 7,000 देते थे, इसमें 5,000। ये संभव नहीं था। अब जो सरकार की योजना आई कि हमें आर्थिक रूप से संपन्न करना है, अगर हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं करेंगे तो उस स्थिति में हम फिर नहीं कर पाएंगे काम। अब विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट के रूप में पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो रही है, बेहतर फर्नीचर उपलब्ध हो पा रहा है। जब तक हमारे बच्चे, जो एक छोटा बच्चा है, कल्पना करिए कि छोटा बच्चा अपने घर से निकलकर पड़ोसी के यहाँ चला जाता है, 1 घंटे टीवी देख के आता है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये दूसरे के घर क्यों बैठता है। हम अगर आत्म मंथन करें कि वो टीवी देखना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको मना कर रहे हैं। उसकी नीड है, उसकी क्या जरूरत है वो महसूस कर रहा है। और हम अगर उन जरूरतों को पूरा करने के बाद बच्चे से पढ़ाई की बात करें, उसके पास 2 घंटा बचा, 3 घंटा बचा, अगर हम उसका उपयोग कर लें तो इसमें क्या बुराई है। हम घर से बच्चे को जब तक विद्यालय में बेहतर व्यवस्था नहीं देंगे, हमारा बच्चा नहीं आएगा। स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। आज बच्चे विद्यालय आएंगे, 50 पूरे उत्तर प्रदेश में 50 लाख प्रवेश अतिरिक्त हुए हैं इस साल। हाँ, ये तो हमने डाटा देखा, बड़ा हम लोगों के लिए। आखिर बच्चे क्यों आ रहे हैं हमारे पास? हमारे पास बच्चे इसलिए आ रहे हैं कि हमारे अभिभावक के अंदर एक विश्वास जगा है कि नहीं, अब सरकार सुधारना चाहती है। हो रही हैं, अभी देखिए होने लगातार। लेकिन एक विश्वास बहाली, हमारा विश्वास 20 साल में खत्म हुआ धीरे धीरे जाकर के। हमें 2-4 साल तो लगेगा विश्वास बनाने में। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि अब अभिभावक का विश्वास विद्यालय के प्रति बढ़ रहा है। उसको ये लग रहा है कि शिक्षक आएगा। और आने वाले समय में जो सरकार की योजना है प्रेरणा लक्ष्य, जो ये गलत आरोप लगता है कि शिक्षक नहीं जाता है विद्यालय, हम तो कहते हैं सरकार जल्द से जल्द प्रेरणा लक्ष्य लागू करे, जिसके साथ लोगों का ये भी कहना बंद हो जाए। सहर्षपूर्ण इस चीज का स्वागत करता है कि इस प्रेरणा लक्ष्य को नियमित रूप से और कटिबद्धता के साथ पूर्ण किया जाए, और हर शिक्षक अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। बिल्कुल तत्पर है। अब लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न तो नहीं कहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप अपने मन का, जो एक मन की बात होती है, हालांकि मोदी जी का शो काफी लाइट है, लेकिन ये सबके मन की बात होती है। मैं चाहूंगा आप अपने मन की बात हमारे दर्शकों तक पहुंचे, जिससे कि जो हमारी छवि, मैं हमेशा इस शिक्षक के रूप में प्रयास करता हूं, जैसे भैया से भी मैंने कहा कि मेरी हमेशा से यह दिली तमन्ना रही है और आगे भी है कि हम अपने बेसिक विभाग को वह प्रतिष्ठा प्रदान कर सके कि एक बड़े अधिकारी का लड़का हमारे यहाँ एडमिशन करने के लिए आए और सहर्ष हमारे यहाँ भेजे कि हमारे बच्चे का भविष्य यहाँ सुरक्षित है। तो मैं चाहूंगा आप इस चैनल के माध्यम से संदेश दें हमारे दर्शकों को कि वो हमारी जो छवि बनी हुई है, उसकी जो सच्चाई है, जो हमारा प्रयास, उसको समझें। हम दर्शकों को एक चीज बताना चाहेंगे कि एनसीईआरटी ने एक 6 मिनट की वीडियो क्लिप डेवलप की, जिसमें वो अच्छे और बेहतर विद्यालयों को दिखाते हैं। जब हम लोग यात्री के प्रशिक्षण में गए हुए थे तो वहां पे वो वीडियो क्लिप दिखाई गई। लिंक है उसका पर, संभवतः लिंक हमें खोजना पड़ेगा, हम उपलब्ध करा देंगे। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हम पूरा प्रयास करेंगे आपको लिंक दे दें, जिससे कि आप 6 मिनट का वीडियो आप भी देख सकें। उस लिंक में विकासखंड कैसरगंज के 2 विद्यालयों को सम्मिलित है। आप सोचिए कि ऑल ओवर इंडिया वो क्लिप तैयार की गई है। प्राथमिक विद्यालय कुंडासर और प्राथमिक विद्यालय बगहिया, वो दोनों उस क्लिप में मौजूद हैं। बच्चों के बैठने की व्यवस्था, प्रांगण की व्यवस्था और पढ़ाई का तरीका, ये तीनों चीजें उसमें दिखाई गई हैं। अब ये हमारे लिए गौरव की बात है कि अगर ऑल ओवर इंडिया एक क्लिप एनसीईआरटी द्वारा डेवलप की गई है, तो विकासखंड कैसरगंज के 2 विद्यालय सम्मिलित किए गए।
एक भ्रम हो सकता है कि हाँ पीएस पुंडासर ऑन रोड का विद्यालय है, निकलते हुए बन गए, लेकिन बघैया तो ऑन रोड का विद्यालय नहीं है। वहां तक तो जाना पड़ा। और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, मेरा सौभाग्य है कि मैं प्राथमिक विद्यालय बघैया में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। ये मेरे लिए फख्र की बात है। तो एनसीईआरटी अगर इन चीजों को डेवलप कर रही है और बच्चों के साथ एक